बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले तकरीबन कुछ 4-5 हफ्ते से पूरी दुनिया में जो बेइज्जती इजराइल की नहीं अमेरिका की हो रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इजराइल की लड़ाई में तो आपने देखा हमास उनकी जो ठुकाई कर रही है, वो जो भी मामला वो अलग है। अमेरिका के ऊपर सारी दुनिया की उंगलियां उठ रही हैं कि इसकी नेवी इतनी बेकार है, इसको एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर दिए हुए, डिस्ट्रॉयर लेकर दिए हुए, ये हमला क्यों नहीं करते जाकर यमन के ऊपर। और आप देख लें अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के खास तौर पर आम लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, इतना इतना टैक्स भर भर कर लेते हैं। वो कहते हैं ये फौज है, ये नेवी है, ये हमें कहते हैं कि जी भाई हम हमला करेंगे, फलाना करेंगे। असल कहानी क्या हुई है, अब नेवी के नेवल चीफ ने, अमेरिकी नेवी ने जो बाइडेन को बात की है बड़ी अहम, और कहा है कि सर हम हमला करने को तैयार हैं यमन के ऊपर, आप ऑर्डर करें और इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम सुबह ही हमला करने को तैयार हैं, हम आपके ग्रीन सिग्नल का इंतजार करें। अब इमेजिन कीजिए वहां की नेवी जो है, नेवल चीफ जो है, उन्होंने ये खबर मीडिया को दे दी कि हमने जो बाइडेन को पैगाम दे दिया है कि सर आपका हुक्म, आपके हुक्म का हमें इंतजार है। व्हाइट हाउस में पैगाम दे दिए, अगर अमेरिका का सदर ऑर्डर जारी कर देता है तो हम सुबह ही हमला कर देंगे यमन के ऊपर। बाद में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या मामलात होंगे, कैसे होंगे, वो आपने बर्दाश्त करने हैं और वो आपने बियर करने हैं। हमारा काम आपके ऑर्डर को फॉलो करना, आप हुक्म दे हम तैयार है। असल में हुआ ये है कि नेवी के ऊपर इतनी ज्यादा उंगलियां उठ रही थी तो उन्होंने बाल उठाकर इस वक्त बाइडेन के कोर्ट में फेंक दी कि भाई हम नहीं ये कर रहे, बाइडेन को ऑर्डर जारी करे। ये कोई और मुल्क थोड़ी है कि जहां पर सारे काम फौज करती है या एस्टैब्लिशमेंट करती है, यहाँ पर तो सियासतदान है सब कुछ। बाइडेन को कहे कि ऑर्डर जारी कर दे, हम सुबह हमला कर देंगे, हमें क्या है, हम उसके ऑर्डर के इंतजार में। यानी असल में उसने क्लियरली कहा है कि हम हमला इसलिए नहीं कर रहे कि जो बाइडेन नहीं कह रहा। और जो बाइडेन को जो रिपोर्ट मिली है CIA की जानिब से या जो एम्बेसीज जो गल्फ कंट्रीज के अंदर है, उन्होंने कहा है कि आपने अगर हमला किया यमन के ऊपर तो जरा ये इवेंट्स लिख ले कि होगा क्या आपके साथ। नंबर 1 सूरत हाल ये होगी कि अमेरिका अपना नेवी का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठेगा और पॉसिबिलिटी ये है कि हम सबसे ज्यादा नेवी के जो फ्लीट है या एयरक्राफ्ट कैरियर है या बहुत सारी चीजें, उनसे हाथ धो बैठेंगे। नंबर 1 ये सूरत हाल। उन्होंने कहा दूसरी सूरत हाल ये है, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए जरा, ये हूसियों के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके पीछे उन्होंने अमेरिकी जो मिलिट्री बेसिस है उनको सर्कल किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा अगर हम पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने अमेरिका पर हमला करना है, और वो अमेरिका पर हमला कहाँ कहाँ करेंगे। आप अगर देखें तो अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने उस पर हमला करना है। अब पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है, यमन वहां तक तो जा नहीं सकता, तो फिर वो हमला कहां पर करेंगे, वो हमला करेंगे जहां जहां अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है। मिसाल के तौर पर तुर्की में उनकी बेसिस है और वहां पर उनके 1000 फौजी है, जॉर्डन के अंदर है 3000 फौजी, इसके अलावा सऊदी अरब है, इसके अलावा जबूती है, ओमान है। इस तरह करते करते दीगर कंट्रीज में शाम, इराक, बहरीन समेत, यानी इस तरह के बेशुमार ममालिक, और कतर में तो आप जानते हैं कितनी बड़ी मिलिट्री बेस है, और दीगर ममालिक में है। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने उनको नजर में रखा। अब मसला ये है कि सारे ममालिक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने किसी सूरत अमेरिका को ये काम करने नहीं देना। यानी गल्फ कंट्रीज पूरी तरह अमन लेकर आए हैं अपने मुल्क में, क्यों वो चाहेंगे अपना अमन बर्बाद करना। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका को कहा है कि अगर आपने हमला करना है तो आपको हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि फिर मिलिट्री बेस आपको हमारे मुल्क से निकालनी पड़ेगी और आपको हमारे मुल्क से अड्डे फारिग करने पड़ेंगे। जैसे इराक के प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन से मुलाकात की है और उसने कल कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ सारे एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं, हम इनको किक आउट कर रहे हैं, हम इनको बाहर निकालें कि आप निकले यहाँ से और हम अपने मामलात खुद करेंगे, आप पीछे हट जाएं, हमारे मामलात हम जाने, यानी हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब नेवी ने जो बात की है वो कह रही है कि बुजदिल हम नहीं है, आप ऑर्डर जारी करें, हम सुबह हमला कर देंगे, आप उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके असरात होंगे वो आप बर्दाश्त करने के काबिल हैं। अगर तो काबिल ना तो हमें कोई मसला नहीं। अब उसके बाद क्या होगा कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस फारिग हो सकती हैं। उसके खास तौर पर देखिए चाइना और रशिया ने एक काम करना है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है तो आखिरी हद तक जो टेक्नोलॉजी होगी थ्रू ईरान वो उन्होंने यमन को देनी है कि किसी तरह
इनका एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर तबाह करें, इनके जो बॉम्बर्स हैं वो तबाह करें। आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ इस वक्त अमेरिका ने जो काम किया है वो क्या है? किम जोंग ने क्यों कहा है अपनी पूरी कौम को और फौज को कि आप जंग की तैयारी करें? क्योंकि साउथ कोरिया और जापान के जो पोर्ट है वहां पर ये बॉम्बर्स लेकर पहुंचा हुआ है और न्यूक्लियर सबमरीन लेकर पहुंचा हुआ है। तो जब आप बॉम्बर्स न्यूक्लियर सबमरीन लेकर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क हमला करने के लिए तैयार होगा। तो चाइना को पता है कि हमारे साथ भी काम करते हैं, तो सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी दें जिससे वो बाईपास करो। और अब तक उन्होंने पहुंचा भी दी हुई है ईरान के थ्रू। और ये याद रखिएगा, हर चीज आप दिखाते नहीं हैं। यानी जिस तरह हमास ने काम किया था, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को अंदर लेकर आए। स्टार्ट में अगर वो बता देते कि वो इस तरह की ताकत रखते हैं, इस तरह ड्रोन्स और ये उनकी यानी फैक्ट्रीज अंदर जो असला बना रही है सुरंगों में, तो बताइए कभी जिंदगी में आता इसराइल? वो तो कहता भाई हम नहीं। उसको अंदर लाकर फंसाया गया है, वो फंस गया है। अब इसी तरह एग्जैक्टली यमन के साथ इन्होंने यही काम करना है। यमन का भी यही तो मामला आपको नजर आ रहा है ना, कि यमन के पास चीजें मौजूद है। अभी उन्होंने इनको सरप्राइज देना है। अभी तो उनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो उन्होंने अमेरिका पर जब दागने हैं तो उनका सिस्टम बीट कर जाएगा। तो वो तो इस सारी सूरत हाल के अंदर काम नहीं करने वाले। लिहाजा अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा इशू क्या बना हुआ है? उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये बना है कि वहां पर अब फौज का जहां तक मामला है, उन्होंने ये कह दिया है कि आप ये बेहतर है कि आप पॉलिटिकल डायलॉग करें। और अमेरिका की फौज ने, नेवी ने हाथ खड़े नहीं किए। उन्होंने बस इतना कहा है कि आपका हुक्म आएगा तो हम हमला कर लेंगे। हाँ, उसके बाद हमारे फौजी मरे, एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो, फलाना हो। देखिए, जो नेवी होती है, जो लड़ने वाली फौज होती है, चाहे वो नेवी की हो, एयरफोर्स हो, कुछ हो, उसका काम होता है लड़ना। उसको एरियल इंटेलिजेंस जो होती है, वो इंटेलिजेंस मालूमात अलग होती है, CIA अलग मालूमात देती है। उसकी बेस के ऊपर उसने ऑपरेशन करने होते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब ये बात आप देखें कि ये जो इसराइल है वो कैसे नाकाम हो रहा है। इसराइल की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमास ने जो रिपोर्ट दी थी और शिन बैत ने जो रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक थी कि जी ये तो हम इस तरह इनका सफाया करेंगे, 12 दिन में हम खत्म कर देंगे हमास को। अब वो खतरनाक साबित किसके लिए हो रही है? इजराइल के फौजियों के लिए खतरनाक साबित हुई। आपके सामने ही है ना सारी सूरत हाल। तो आप देख ले, वो अंदर जाकर फंस के अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें पता होता कि ये सारा कुछ काम करे तो हम ये लड़ाई करते। ऐसा ही हो रहा है इनके साथ भी। यही तो सूरत हाल इसराइल के साथ इस वक्त पैदा हुई है और इनके साथ भी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। लिहाजा याद रखिएगा, इसराइल का जहां तक मामला है, क्लियर कर लें अपने आप को मुकम्मल तौर पर कि ये जंग इसराइल की जड़ों में बैठ गई है। उधर अब आप देखिए कि अगर ये हमला करते हैं यानी इलाद के ऊपर, तो सबसे पहले याद रखिएगा इजराइल के बाकी शहर भी निशाने पर आएंगे। यानी यमन ने यहां तक नहीं ठहरना, उसने इलाद के ऊपर बड़े मिसाइल दागने, वहां से हिजबुल्ला। अब ये जो खास तौर पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, ये इराक में हो या किसी जगह हो, यहाँ पर धड़ाधड़ हमले शुरू हो जाएंगे वो। और हर जगह पर जहां उसकी मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर वो हमले शुरू कर देंगे। और यही तो बात सबसे ज्यादा खटकती है कि वो ममालिक इनको कहेंगे कि भाई आप यहाँ से निकले। अभी तक तो वो हमला नहीं कर पा रहा। और दूसरा एक बात याद रखिएगा, आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये फलस्तीनी है जो दुनिया भर में जहां जहां भी वो रहते हैं या वेस्ट बैंक में वो उम्रा करने गए हैं। तो ये 2 नाम जो आप देख रहे हैं, ये जानते किन के नाम है? ये इसराइल के खिलाफ लड़ने वाली जो यमनी फौज है उसका आर्मी चीफ और उसका स्पोक्स पर्सन जो है, जो आप अक्सर औकात देखते हैं यहया को, ये उनके नाम है। और वो वहां पर क्या कह रहे हैं, उनके नाम के उम्रे कर रहे हैं। आपने कभी जिंदगी में फलस्तीनियों को देखा था कि उनका यमन के साथ इस तरह की बॉन्डिंग होगी? इसका मतलब है, देखिए, पूरा मुल्क नहीं, पूरा वर्ल्ड अब क्या कह रहा है, जो इसराइल के खिलाफ लड़ा है वो हीरो बन चुका है। आपने आज से पहले यमन का नाम सुना है कि भाई इतनी बड़ी वो ताकत थी? किसी ने नहीं सुना। आपने आज से पहले सुना कि हमास इसराइल पर लड़ाई करेगी? आपने आज से पहले कभी जिंदगी में रशिया की सपोर्ट देखी थी जो मुस्लिम ममालिक में है? वो कितनी सपोर्ट करे, क्योंकि उनको पता है उन्होंने इसराइल के खिलाफ स्टैंड लिया। आपने कभी चाइना की सपोर्ट देखी थी जो अब है? उन्होंने जैसे भी है उन्होंने कुछ ना कुछ स्टैंड लिया है। और बाकी मुस्लिम कंट्रीज की तरह तो नहीं हो रहा ना। और जी सूखी सूखी मुजम्मत है, फौज नहीं भेजनी, मुजम्मतें धड़ाधड़। अर्दोगान भी मुजम्मत मुजम्मत, दुनिया कहती है कि मुरम्मत करो, वो कहता नहीं मुजम्मत फिलहाल काम चलाए। तो जो मामला इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं, अब यहां से एक सबसे बड़ा इशू ये है कि एक चीज बड़ी खटक रही है अभी तक यूएस नेवी को,
जिसकी रिपोर्ट उन्होंने जो बाइडेन को पहुंचा दी है। वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में सपोर्ट नहीं है हमारे साथ, और फिर उसके बाद ये जो मामला था, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं यूरोपियन, ये भी हमारा साथ नहीं दे रही। तो हम यहाँ पर फिलहाल समझ ले तनहा हैं। अगर हम यहाँ पर शिकस्त खा गए तो सारी जिंदगी हम दोबारा मिडिल ईस्ट में नहीं आ सकेंगे। और बेहतर ये है कि हम लड़ाई करें, ये ना हो कि हम लड़ाई करने के बाद करें, क्योंकि फिर वो जो रीजनल जंग होनी है, छिड़नी है, ईरान ने पूरी कोशिश करनी है कि हर तरह का मिसाइल वो यमन को दे और यमन वो मिसाइल दागे। अब वो दाग देगा जब मिसाइल अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने कहा है ना कि उनकी रियल टाइम इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और फलानी इंटेलिजेंस वो सारी की सारी ईरान ने दी है। तो अगर ईरान ने इंटेलिजेंस दी है तो आप बता दें कि आपका मामला क्या है। सो लिहाजा खेल जो है वो बड़ा दिलचस्प मरहले में इस वक्त पहुंच चुका है। इजराइल की सारी ताकत इस वक्त जमीन बोस हो रही है। बात यहां पर खत्म हो जाती तो चले बहुत ज्यादा चीजें समझ आ जाती, लेकिन उसके साथ अमेरिका के लिए भी मसला पैदा हो गया। ऊपर से इलेक्शन है, और इलेक्शन में जो वोटर का जो मिजाज है वो तो सारे का सारा वो है जो एंटी जंग है। वो कहता है भाई जंग जुंग ना करो। और आप जानते हैं कि पहली मर्तबा जब इसराइल के खिलाफ इस वक्त अमेरिका की सड़कों पर लोग निकले हैं तो वो डिमांड क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा इसराइल को क्यों दे रहे हो। ये आज से पहले आपने कितनी दफा अमरीकियों को ये कहते सुना है कि हमारे टैक्स का पैसा यहाँ पर जा रहा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इजराइल के अंदर जो पैदा हो रही है वो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो रशिया ने इनको देनी है, या हथियार हैं, चीजें हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हमला नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, या होगा तो नुकसान होगा। हमला होगा तो यमन का भी नुकसान होगा, लेकिन बदले के अंदर वो क्या नुकसान करेंगे वो माइंस लगाकर बैठे हुए हैं, वो और बहुत सारी चीजें लगाकर बैठे हुए हैं। अमेरिका को इस बात का इदराक है। देखिए मिसाल के तौर पर आप किसी टीम के खिलाफ मैच खेलते तो आपको पता होता है कि यार हमारी टीम मजबूत है, चांसेस कितने हैं। यहां पर अमेरिका को ये बात पता है कि इस वक्त बेतुकी जंग है। अगर अमेरिका ने इस जंग के अंदर 20 या 25% भी कामयाबी देख ली होती तो वो जंग कर देनी थी उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इजराइल की मुट्ठी के अंदर अमेरिका है, वो जहां चाहेंगे मोड़ देंगे। ये सूरत हाल भी पैदा है। पूरी तरह अमेरिका कशमकश का शिकार है। नेवी ने तो बात बड़ी क्लियर कर दी है। उनकी नेवी ने तो क्लियरली कह दिया है कि भाई बुजदिल आप हमें क्यों कह रहे हैं। अमेरिकी नेवी के खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया उनको बुरा भला कह रही है। और वो सबसे बढ़कर बात ये है कि अमेरिका के अंदर उनको लोग कह रहे हैं कि यार तुम लोग बुजदिल हो, तुम लड़ नहीं सकते, तुम्हें इस दिन के लिए न्यूक्लियर सबमरीन दी थी, तुम्हें फलाना दी थी। और एक और सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है या जो बॉम्बर्स हैं, इन्हीं की बेस के ऊपर तो आपने पानियों पर अभी तक ताकत जमा रखी है, चाहे वो आपने जापान की साइड से करना हो, चाहे आपने साउथ चाइना की सी से करना हो। और चाइना को काउंटर कहां से आपने करना है? साउथ चाइना सी से आपने इसी जगह पर जाकर करना है, पानियों से। तो वहां पर तो सूरत हाल ये है कि जब ये यहां पर लड़ाई नहीं करे तो उनको अंदाजा हो गया कि यार अच्छा इसका मतलब है कि अमेरिका की नेवी के अंदर वो पावा नहीं है, तो वो उनका मिजाज गिर है। तो उन्होंने आज सबको असल में पैगाम दे दिया है कि देखो हम बुजदिल नहीं है, हम तो लड़ सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। हाँ ये बाइडेन नहीं कर रहा वो अलग बात है, हम तो लड़ने को तैयार है, आप ऑर्डर दे दें। देखिए साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि आप अगर इसका नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमें बता दें। अभी भी नेवी ने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ बता दें। अब आप ये देखिए कि नेवी की जानिब से कहा गया था बाइडेन को कि आप अगर ऑर्डर करें तो हम हमला कर देते हैं, तो उसने कहा नहीं हमला नहीं करना। उन्होंने बल्कि बाइडेन की जानिब से कॉल गई है ईरान को, और उनकी हुकूमत ने कॉल की कि आप यमन को समझा लें। तो आगे से ईरान का फॉरेन मिनिस्टर उनको कहता है कि अच्छा आप हमें जो कह रहे हैं आप इसराइल को क्यों नहीं रोकते? आप अगर इतना ही ज्यादा आपको फिक्र है खिते की तो आप एक काम क्यों नहीं करते? ये आप जरा 10 मिनट का टाइम निकालें और इसराइल को कि जंग रोक दें, पूरा खिता ही सुकून में आ जाएगा। हथियार तो आप उनको दे रहे हैं ना, अब हथियार देना बंद कर दे, इसराइल लाइन पर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि जो कंपनियां हथियार बनाती हैं अमेरिका के अंदर वो तो चाहती हैं जंग हो, और वो तो चाहेंगी खित्ते के अंदर जंग हो। जंग होगी तो उनका धंधा चलेगा ना। ये तो आपको बात समझ आती है कि जंग होगी तो ड्रोन्स बिकेंगे, लॉकहीड मार्टिन का पैसा डबल होगा। और क्यों बार बार अमेरिका के अंदर ये बात कही जा रही है
कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनीज हैं, हथियार बनाने वाली, उनके शेयर्स खरीद लें, डबल होने वाले। 100 रुपया लगाएंगे 200 मिल जाएगा आपको, बल्कि हो सकता है 500 मिल जाए। क्योंकि जैसे ही पहली गोली चली, अमेरिका ने एक फायर किया, उसी वक्त शेयर आसमान पर चले जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी मेन वजह सबसे बड़ी ये है कि फिर हथियार बिकेंगे, डिमांड में इजाफा होगा, और जंग जब तक जारी रहेगी धंधा चलता रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।